जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एमएनएस में 20 सालों में जो साइंस से रिलेटेड जो पीवाईक्यू आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएस हो या सीएपीएफ हो एमएनएस, वो सब में जो भी आया हुआ पीवाईक्यू है वो 20 सालों को हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए और आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो कोशिश मेरी यही है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें आप अच्छे से उसको रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए और आप एक बार एग्जाम होने से पहले आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकें। और एक इसका बेनिफिट आपको और मिलेगा, अगर आप जो पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे कि आपका सारा सिलेबस एक बार पूरा पूरा रिमाइंड हो जाएगा। साइंस वाला पोर्शन जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का करेंगे। अभी हम जो पीवाईक्यू लेके आए आपका वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें हम 20 सालों का पूरा पीवाईक्यू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, विच आर द फॉलोइंग केमिकल्स यूज्ड इन फोम फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने के लिए फोम के फॉर्म में कौन सा जो है केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, निकल सल्फेट। तो इसने पूछ रहा है कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको हम फोम के फॉर्म में फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर दैट इज एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4। और ये फोम के फॉर्म में जब होता है, ये जब फोम के फॉर्म में होता है तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसके अंदर इसका मिक्सचर होता है, ये इसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। और अगर आप देखेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आप जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान दें, जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें आप जाके देखेंगे किसी भी कंपाउंड में अगर CO2 या CO3 लगा हुआ है तो उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसका मिक्सचर हम जो है फोम के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें अदर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉल्क कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। टॉल्क मतलब यहां पे टाल्कम से, TALCUM, टाल्कम यानी पाउडर की बात कर रहा है। तो टाल्कम में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आपका कंस्टिट्यूएंट, इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ऑप्शन है जिंक, कैल्शियम, ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन है। दूसरे में देखो क्या कह रहा है, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड टिन। तो देखिए कैल्शियम, ऑक्सीजन और टिन, तो टिन तो समझ लीजिए क्योंकि जो पाउडर होता है हम अपने स्किन पे लगाते हैं, और टिन का इस्तेमाल क्योंकि टिन हमारे स्किन के लिए हानिकारक है, दिया ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, एक ये आपका दे रखा है। और अगला है जिंक, टिन एंड सल्फर, तो यहां फिर टिन आ गया, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट जाएगा। बचा हमारा पहला और सी ऑप्शन बचा हुआ है। तो देखिए इसमें जिंक, कैल्शियम और ऑक्सीजन, और जिंक भी जो है हमारे स्किन के लिए ठीक नहीं होता है, तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का सही आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी होता है Mg3SiO2O10OH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम सिलिकेट और हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट जो होता है, ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट जो होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, टॉल्कम का होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसका फॉर्मूला पता है Mg3SiO2O10OH का होल ट्वाइस, तो आप समझ जाएंगे इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सिलिकॉन है, इसमें ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इसके हिसाब से सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो टॉल्कम पाउडर को लेकर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा है। तो होमोजीनियस की बात करते हैं तो मिक्सचर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब होता है जिसमें सोल्यूट प्लस जो सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा।
होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं जो होमोजीनियस एग्जांपल में, जैसे कि आपका है शुगर और चीनी और पानी का घोल, वाटर, शुगर एंड वाटर कह सकते हैं, या सॉल्ट एंड वाटर हो जाएगा, ठीक है, या मिल्क और वाटर हो जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, पूरी तरीके से कंस्टिट्यूएंट घुल जाएंगे, जबकि हेट्रोजीनियस में होता है कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके एग्जांपल देख सकते हैं आप, सैंड प्लस वाटर, या चौक मिला के चौक प्लस वाटर, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, इससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पानी में दिखाई देंगे। तो बात होगी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होमोजीनियस है, तो स्टार्च एंड शुगर तो दोनों सॉलिड फॉर्म में आते हैं, तो इसको हम नहीं हो सकते। ये मेथनॉल एंड वाटर इसके चांसेस हैं होने के। ग्रेफाइट एंड चारकोल ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो दोनों सॉलिड है तो मिक्सचर इसके आप डिसॉल्व नहीं होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये भी आपस में कंस्टिट्यूएंट आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कंस्टिट्यूएंट पाए गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या स्टार्च एंड शुगर, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसका जो आंसर है मेथनॉल एंड वाटर, तो मेथनॉल और वाटर जो होता है CH3OH और प्लस वाटर, ये जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, तो कार्बन यहां पे कितना है 12 ग्राम, इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और ऑक्सीजन कितना है यहां पे, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो इसका 12 हो गया, इसका 16। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखते हैं, तो कार्बन का यहां पे 12 होता है, ऑक्सीजन यहां पे 16 और यहां पे लगा है 2, तो 16 दूनी 32, इसका आया 16 ग्राम यहां पे, और यहां पे आ गया आपका 32 ग्राम आ गया, ठीक है, 32 ग्राम। अब देखिए पूछ रहा है कि ये कौन सा लॉ इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये कौन सा बता रहा है, तो जब क्या होता है कि एक या एक से अधिक कंपाउंड जो है आपस में, या एलिमेंट जो है आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और एक या एक से अधिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करते हैं, और उनके जो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है और एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन जो कंबाइन करेंगे, एक तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा और एक जो दूसरा होगा जिसके साथ कंबाइंड किया गया है उसका जो रेशियो होगा वो होल नंबर में होगा। तो अगर देखें तो इसका आ रहा है 16 और यहां आ रहा है 32, तो इसका आया 1:2। तो ये कौन सा लॉ बताता है, ये बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिनके मास के रेशियो होल नंबर में, सिंपल रेशियो होल नंबर में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important characteristics of water to act as a good solvent। कहते हैं वाटर जो है, वाटर को कहा जाता है, जो हमारा वाटर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर में जो है, अगर हम बात करें कि वाटर ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम चीजें क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो मैक्सिमम चीजें इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। मैक्सिमम कंपाउंड को क्या कर लेता है, मैक्सिमम कंपाउंड को अपने अंदर क्या कर लेता है, ये डिसॉल्व कर लेता है। तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो उस हिसाब से जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है करेक्टर गुड सॉल्वेंट के लिए, प्योरिटी ऑफ वाटर यानी शुद्ध है इसलिए गुड सॉल्वेंट है। आयनाइजिंग पावर ऑफ वाटर, क्योंकि इसकी आयनाइजिंग पावर होल्ड करता है इसलिए जो है गुड सॉल्वेंट है। पोलर नेचर ऑफ वाटर, पोलैरिटी शो करता है इसलिए शुद्ध है। डिसॉल्विंग पावर ऑफ वाटर,
क्योंकि ये डिसॉल्व कर लेता है, चीजों को अपने घोल लेता है, इसलिए जो है ये गुड सॉल्वेंट है। तो इसमें जो है जो सही ऑप्शन है दैट इज वाटर को हम देखें तो H2O होता है, यानी H प्लस और OH माइनस आयन में क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। और यहां ये जो शो कर रहा है दैट इज पोलैरिटी नेचर। पोलैरिटी नेचर की वजह से, तो पोलैरिटी नेचर की वजह से क्या करता है, ये चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है। तो ड्यू टू पोलैरिटी नेचर से वो जो कंपाउंड के साथ जुड़ेगा उसको क्या कर लेगा, ये जो है डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है इसको, या उसको आयनाइज कर देता है। तो आयनाइज भी कर रहा है तो उसका नेचर कौन सा है, पोलैरिटी नेचर है। तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन, पोलर नेचर ऑफ वाटर जो होता है, जिस वजह से इसको गुड सॉल्वेंट कहा जाता है। फिर ये जो कंपाउंड के साथ जुड़ रहा है उसको आयनाइज कर देता है और उसके साथ वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन बी और सी पोलैरिटी की वजह से ही पॉसिबल है, इसलिए इसका सी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। Now, the next question, question number 6. When iron is left exposed in open air, it gets crushed. Which constituent of air are responsible for rusting of iron? Rusting आपने पढ़ रखा हो, rusting कहूं या मैं कहूं corrosion, ठीक है, corrosion कहूं तो rusting और corrosion का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है ना। रस्टिंग या क्रोजन मतलब होता है, अपनी भाषा हम लोग कहते हैं जंग लग जाना। तो जंग कब लगती है लोहे में, जो आयरन होता है या लोहा होता है या मेटल होता है, उसमें जंग कब लगती है, तो जब वो क्या होता है, एयर, वाटर, मॉइस्चर, एयर के कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है, तो क्या हो जाता है, उसमें एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, उससे हम रस्टिंग या क्रोजन कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो देखिए ऑक्सीजन हैज प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, इसलिए तो ये भी हो सकता है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, यस, मॉइस्चर की वजह से भी हो सकता है। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, तो नहीं, भी बिल्कुल नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो सकता है दैट इज फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग जो है आपका ये सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो रस्टिंग जो होती है वो किससे होती है, एयर या वाटर या फिर मॉइस्चर, ये तीन कहानी है भाई। एयर वाटर, एयर मतलब ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर यानी H2O या मॉइस्चर, तो नमी की वजह से। तो ऑक्सीजन, वाटर एंड मॉइस्चर पूछा गया है, तो ऑक्सीजन पहले वाले ऑप्शन से, मॉइस्चर दूसरे वाले ऑप्शन से हमें मिल जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस कोड के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following element cannot displace hydrogen gas from the dilute acid? ठीक है, इसमें कौन सा एलिमेंट है, इसमें पूछा है कौन सा एलिमेंट है जो HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता। इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आपका होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपको बता रहा हूं लिखे कौन कौन से होते, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं, ये है टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg, फिर हो जाएगा आपका Hg, Ag, और ये Pt और ये Au। तो ये आपका है, जो ऊपर वाले होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। देखो कौन कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है,
आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड एयू है। ये हाईली रिएक्टिव ऊपर है और लेस रिएक्टिव वाले नीचे हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन से नीचे कौन आ रहा है, तो हाइड्रोजन हो मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है तो ये तो डिस्प्लेस कर देगा। पूछ रहा है कौन नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो देखिए हाइड्रोजन से नीचे कौन सा आ रहा है, तो हाइड्रोजन से नीचे जो आ रहा है आपका कॉपर आ रहा है। तो कॉपर के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन से, यानी ये आपका Cu प्लस HCl CuCl2 प्लस ये रिएक्शन पॉसिबल कुल मिला के नहीं होगी, ये इसको रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ये हाई रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बाकी जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है, ये ऊपर वाले हैं सारे, फिर यहां में इधर, और आपका मैग्नीशियम, ये आयरन, ये तीनों हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ये एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको क्रम में लगाने को आ सकता है। आप इसमें पूछ सकते हैं कौन हाईली रिएक्टिव है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन से ऊपर है, कौन सा हाइड्रोजन से नीचे है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विच आर द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स मतलब होता है, अल्कली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, अल्कली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। कौन कौन से हैं ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। हलीना की रब से फरियाद याद रख सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद से ये टर्म है, ये एलिमेंट है, इसका ये ऑर्डर है, ठीक है, ऊपर से नीचे इनका ही ऑर्डर है। अब पूछ रहा है कि अल्कली मेटल्स ये हो गए तो बात खत्म। अल्कली मेटल फॉलोइंग गैस कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो अल्कली मेटल हम सोडियम को लेते हैं, तो सोडियम की करा दें किससे? वाटर से, वाटर से में करा दें, ठीक है, तो वाटर से कराते हैं, वाटर से करा दें, तो वाटर से करा दें, H2O से करा दें तो बनेगा NaOH, NaOH यहां से ले लिया, एक हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा यहां से। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो इसका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा कि किसी भी अल्कली मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सब नहीं। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कौन से सॉल्ट्स हैं, कौन से सॉल्ट्स हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आप याद रखना इसमें जो होते हैं कार्बोनेट, ठीक है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट की बात करें, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सोडियम के, सोडियम और जो है आपके सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कार्बोनेट और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं होते, ये पता होना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सा इनसोल्यूबल है आपका? इनसोल्यूबल कौन सा होगा आपका दे रखा है, तो क्लोराइड्स और Fe एंड Mn, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर एंड लेड, कार्बोनेट ऑफ लेड एंड कॉपर, और फॉस्फेट ऑफ सोडियम एंड अमोनियम। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन से हैं जो आपके पूछ रहा है कि डिसॉल्व नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे, तो कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड कॉपर,
कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड कॉपर, यहां देखिए कार्बोनेट लिख दिया, कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड कॉपर जो होंगे वो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है, इनसोल्यूबल ये कंस्टिट्यूएंट बना लेंगे आपका, जो घुलेंगे नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर का, which is the composition of nitrolim in a chemical fertilizer, what is the composition of nitrolim, तो नाइट्रोलिम कह रहा है, नाइट्रोलिम का कंपोजिशन क्या है, तो नाइट्रोलिम का जो फॉर्मूला होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करा दो भैया नाइट्रोजन से, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करा दी किससे, नाइट्रोजन से, तो बनेगा CaCN2, ये बन गया कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन से करा CaCN2 बन गया, और यहां से कार्बन निकल गया, तो ये पूरा कंस्टिट्यूएंट CaCN2 प्लस C दैट इज कॉल्ड नाइट्रोलिम कहा जाता है, इसी को हम नाइट्रोलिम कहते हैं, इसे कहेंगे कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, एमाइड या कैल्शियम एमाइड कार्बाइड कहा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम साइनामाइड कहा जाता है, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड इसको हम कहेंगे, या इसी को हम नाइट्रोलिम कहते हैं, कैल्शियम साइनामाइड को ही नाइट्रोलिम कहते हैं। तो इसका कंपोजिशन कह रहा है क्या होगा तो कौन कौन भैया, कैल्शियम है, कार्बन है और आपका नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन स्टोन गलत हो गया, कैल्शियम कार्बाइड एंड नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन, तो ये भी कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन, हाँ तो ये नाइट्रोजन नहीं होगा, कैल्शियम कार्बाइड एंड नाइट्रोजन, तो कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन, तो ये भी गलत हो गया, ये नहीं गलत है भैया, नन ऑफ द अबव, तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड एंड नाइट्रोजन, इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोलिम कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन से करा, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन निकल गया, कैल्शियम साइनामाइड प्लस नाइट्रोजन कार्बन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम कहते हैं, और इसका ये इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे कंस्टिट्यूएंट होगा ये दिस। अब जो है इसमें आपका पूछ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में, खेतों में, इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स के रूप में एग्रीकल्चर में, खेतों में कीड़ों मकोड़ों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिम। Now the next question number 11. Which of the following glasses is used in bulletproof screen? बुलेटप्रूफ जैकेट हमारे आर्मी जवानों को दिया जाता है, ठीक है, ताकि युद्ध में जो है हमें ज्यादा कम से कम जो है जान माल का नुकसान हो, हमारे सैनिकों को जो है नुकसान ना पहुंचे, तो वहां पे बुलेटप्रूफ स्क्रीन या बुलेटप्रूफ जैकेट या बुलेटप्रूफ गाड़ियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कौन सी ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए सोडा ग्लास में आपका सोडा लाइम की मात्रा ज्यादा होती है, बाकी वही कंस्टिट्यूएंट आपका सिलिका का इस्तेमाल होगा, सोडा लाइम का इस्तेमाल होगा। तो सोडा ग्लास होता है, ये सॉफ्ट ग्लास होता है, कौन सा ग्लास होता है, सॉफ्ट ग्लास होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सॉफ्ट ग्लास कह दें, नॉर्मल ग्लास कह दें, ये आपका सोडा ग्लास आता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, तो सोडा ग्लास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल विंडो बनाने के लिए, और नॉर्मल जो बॉटल वगैरह होती है कांच की, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कि इसका सोडा का। फिर आता है पायरेक्स ग्लास जो होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत हाई होता है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने की वजह से ये जो है पायरेक्स ग्लास होता है, इसका ये हीट रेसिस्टेंट होता है। तो हीट रेसिस्टेंस, और हीट रेसिस्टेंस मतलब होता है कि ये हीट को अपने अंदर आने नहीं देता, हीट को रेसिस्ट करता है, रोकता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है लैब इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम लैब में बहुत सारी चीजें गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो वो कांच टूट ना जाए, तो उसलिए जो है ये हीट रेसिस्टेंस होता है, इसमें पायरेक्स ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए जेना ग्लास का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो जो जेना ग्लास होता है ये भी जो है ये केमिकल रेसिस्टेंस होता है,
केमिकल रेसिस्टेंस का मतलब है, मैं बता देता हूं आपको, कह सकते हैं यानी कि अगर हम उस कांच के अंदर कुछ केमिकल एक्टिविटी करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे, कुछ भी जो है उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो कांच से रिएक्शन नहीं करेगा, कांच उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो दैट ग्लास इज कॉल्ड जेना ग्लास कहा जाता है। तो ये भी लैब इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लैब में जो इक्विपमेंट होता है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जेना ग्लास का। तो जेना ग्लास का केमिकल रेसिस्टेंस यानी ये रिएक्शन, अगर उसमें कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो ग्लास उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द रेनफोर्स्ड ग्लास, दैट इज रेनफोर्स्ड ग्लास जो होता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, बुलेट प्रूफ बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जो है ग्लास बनाने के लिए, जिसमें क्वार्ट्ज की मात्रा मैक्सिमम होती है, क्वार्ट्ज जो होता है इसमें मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, और इसका हम रीइंफोर्स्ड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लास वगैरह बनाने के लिए। तो किसका, कौन से ग्लास का कौन सा कहां पे इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी में एक पायरेक्स हो गया, हाँ, एक होता है फ्लिंट ग्लास, हाँ, एक वहां पे लिख रहे थे ना, उसको भी समझ लो, फ्लिंट ग्लास। और फ्लिंट ग्लास जो होता है, फ्लिंट ग्लास अभी इसमें नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूं आपको। तो फ्लिंट ग्लास जो होता है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन, सॉरी, हाँ सॉरी, डी ऑप्शन सही है ना, अगले फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास जो होता है, इसका इस्तेमाल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आपका जो ग्लास बनता है, चश्मा बनता है, ठीक है, आपका माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो बनता है उसके लिए, कैमरा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी ग्लासेस उनका यूजेस पता होना चाहिए, 100% कहीं ना कोई क्वेश्चन आया होता है, ये तो आया हुआ ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द सब्सटेंस यूज द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है कि इसमें सेटिंग टाइम ऑफ एक्शन ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा सब्सटेंस मिलाते हैं सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट के लिए, ठीक है। तो सेटिंग टाइम का मतलब यहां पे है, ठीक है, तो क्या कहता है, तो इसमें कौन सा इतना है, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सॉरी जिप्सम, ये जिप्सम है, GYPSUM। भैया कई बार पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, तो जो इसका आंसर है दैट इज जिप्सम ही है। तो क्या होता है, सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट, देखिए क्या होता है, जिप्सम क्या करता है, ये क्या करता है, ये जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम इंक्रीज, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, मतलब धीरे धीरे पकेगा, हार्ड होगा, धीरे धीरे हार्ड होगा, तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, एंड सेटिंग एक्शन डिक्रीज करेगा। कौन, जिप्सम। सेटिंग एक्शन, एक्शन क्या है, पकना, उसको हार्ड करना, तो वो धीमे धीमे करेगा, तो एक्शन डिक्रीज करता है लेकिन टाइम को बढ़ा देता है, तो टाइम बढ़ेगा और एक्शन डिक्रीज करेगा। मतलब कि जैसे कि कोई चीज तुम्हें एक दिन में सब 3-4 चैप्टर पढ़ा दूं, तो उसमें कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही मैं अगर टाइम लेकर के थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 प्रॉपर तरीके से एक जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है उस समय खत्म करूंगा, तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो अगर सीमेंट हार्ड हो, जल्दी से हार्ड हो गया, तो अंदर वो मजबूती उसके अंदर नहीं रहेगी। तो क्या करता है, सेटिंग टाइम को, यानी जो पकने का समय, हार्ड होने का समय, उसको बढ़ा देता है और अपने एक्शन को धीमा कर देता। कौन, जिप्सम, जिसका फॉर्मूला, तो जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, CSO4.2H2O। जिप्सम का मोलर मास पूछा जा चुका है, तो इसका आप मोलर मास निकालना होगा आपको वो, ठीक है। इसका या फिर कैल्शियम सल्फेट पूछा, किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये होगा सीमेंट के बारे में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर। यानी कह रहा है मिक्सचर ऑफ, अगर मतलब पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और चारकोल और सल्फर, ये किसका मिक्सचर होता है। तो भैया याद रखना, ये तीनों मिला करके क्या बनाते हैं, गन पाउडर। क्या बनाते हैं, गन पाउडर। में पढ़ा चुका हूं भैया, आप पुराना वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो जो गन पाउडर होता है, ये फर्स्ट, याद रखना, फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोजिव है जो बनाया गया था, फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोजिव है,
ये गन पाउडर क्या है, एक तरह का फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोसिव, कौन, गन पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर, तो चारकोल और सल्फर जो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में, यानी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट हो यहाँ पे ऑक्सीडाइजर के रूप में, ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज एज ऑक्सीडाइजर पूछ सकते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। और चारकोल और सल्फर जो होता है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसमें, गन पाउडर में। और गन पाउडर जो आपका फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोसिव है, और उस हिसाब से जो आपका आंसर होगा दैट इज डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP3, यानी कह रहा NH2NP3 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये पूछ रहा है आपसे इस एलिमेंट में से। तो भैया कार्बन का होता है 6, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। फिर होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, तो हो जाएगा भैया 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8 हो गया ना। और नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का होता है 7, तो 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7 2p3। आर्गन, आर्गन का होता है 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे निकल जाएंगे, तो यानी तो क्रॉस कर गए हम लोग, NH2NP3 क्रॉस कर जाएंगे। तो देखिए कह रहा NH2NP3 S2p3 S2p3 किस में आ रहा है, नाइट्रोजन में आ रहा है। S2p3 किस में आ रहा है, नाइट्रोजन में आ रहा है। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना आना चाहिए। इंटर तक के बच्चों को कम से कम 1 to 30 और जो 10th स्टैंडर्ड में उसको 1 to 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। और ये आपने पढ़ा है ऑफ वो प्रिंसिपल, जो आपने पढ़ा 12th में, उसमें है ये दिया गया है, 11 12th में जो पढ़ा आपने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मॉलिक्यूलर वेट एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम। मॉलिक्यूलर वेट, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया H2SO4, हमने कहा इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, तो 1 into 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और यहां पे 4 दिया गया है तो 4, तो हो जाएगा। हमने यहां पे मोलर मास निकालना है भाई, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, तो मोलर मास में निकाल रहा हूं, ये 2, ये 2, ये 32 और ये 64, हमने जोड़ दिया, आ गया 98 यूनिट, तो ये आ गया मोलर मास। ठीक है, क्या आ गया ये, मोलर मास। अब हम तो मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। नाउ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट पहले समझ लो इसको होता क्या है, तो निकाल ही लोगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास को हम डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ H प्लस और या OH माइनस रिप्लेसेबल आयन से डिवाइड कर दें। तो मोलर मास को हम किससे डिवाइड कर दें, या मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है, को नंबर ऑफ H प्लस से OH माइनस से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो अगर भैया डिवाइड करते हैं, देखिए यहां पे इसका मोलर मास आया कितना, H2SO4 का हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, तो इसका आया है 98, और इसमें H प्लस आयन कितने हैं, H प्लस आयन यहां पे हैं कितने, 2 हैं, कितने हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाएगा 49 यूनिट। कितना आ गया, 49। तो यहां पे आपने अभी मैंने आपको ये बताया, अभी आंसर नहीं बताया, मैंने आपको ये बताया कि किसका जो है मोलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास निकालना ये हो गया। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और 1 से 30 तक का एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक नंबर मास याद है तो मास नंबर आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास को नंबर ऑफ H प्लस या OH रिप्लेसेबल आयन से आपको डिवाइड करना होगा। तो यहां पे H प्लस आयन जो निकला था H2SO4 में 2 निकला, 2 से डिवाइड कर दिया, 49 आ गया।
अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका मोलर मास यानी मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं, सेम हैं। तो हम देखते हैं, पहले इसका निकाल सकते हैं। इसका तो निकाल के दिखाई दिया मैंने आपको H2SO4 का, तो भैया नहीं है, सेम कहां है, इसका 98 है, इसका 49, सेम नहीं है। इसी तरह से इसका भी आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे, ट्राई करेंगे। मैं इसका देखो NaOH का देखो निकाल के दिखाता हूं। NaOH का, तो NaOH का निकालते हैं भाई, देखिए NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया भैया 40। और इसका निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो मोलर मास कितना है 40, और यहां पर OH माइनस आयन कितने हैं 1, तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो 40 ही आ जाएगा। यानी आपका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इस वजह से आंसर सही कौन सा है, डी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Due to accumulation of which of the following joggers experience pain in their muscles after running? Following joggers experience pain their, joggers मतलब जॉगिंग करने वाले, pain their muscles after running। तो रनिंग करने से, किस चीज के एक्युमुलेशन से, निकलने से जो है बॉडी में या मसल्स में पेन होती है? तो आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जब वो काफी देर तक क्रीज पर रहते हैं, रन बनाते हैं, तो देखोगे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। मसल्स पे क्रैम्प्स आने से देखोगे, जब पसीना बॉडी से निकलता है, स्वेट निकलता है, तो उनके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसा क्रिकेट में अधिकतर आपने जो देखा होगा कि जो सचिन वगैरह जब बैटिंग करते हैं, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे होते हैं, तो जब वो शतक के आसपास पहुंचते हैं या फिर ज्यादा देर तक क्रीज पर रहते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स पे क्रैम्प आ जाते हैं, उसके लिए फिर उनको जो, क्योंकि बहुत देर तक जब क्रीज पर रहते हो तो बॉडी से पसीना रिलीज होता है, स्वेट रिलीज होता है, तो उसमें कौन सा आपका सब्सटेंस रिलीज होता है बॉडी से, दैट इज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, उनके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं और पेन होता है। अब लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सोर्स होता है मिल्क। मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, या जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नाउ द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका किसमें पाया जाता है, जिसका सोर्स मैं लिख रहा हूं, सोर्सेस मतलब जहां से पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड जो होता है आपका पाया जाता है विनीगर। विनीगर जो होता है आपका सिरका होता है। विनीगर मतलब सिरका, सिरका खाए होंगे तो पता होगा, सिरका जो जानते होंगे। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका विनीगर में पाया जाता है। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। हो सकता है आपसे केमिकल फार्मूला पूछ लगे, तो एथेनोइक फार्मूला नहीं पूछेगा, एथेनोइक एसिड लिखा है। एसिटिक एसिड को और क्या कहते हैं, तो एथेनोइक एसिड कहते हैं, आपको याद रखना है। नाउ द मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो होता है वो आपका पाया जाता है किसमें, इसका सोर्स होता है एप्पल, सेब में पाया जाता है आपको मैलिक एसिड। इसलिए कहते हैं सुबह जब उठिए तो क्या खाइए, खाली पेट आप एक सेब जो है एप्पल डेली खाएंगे। एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, ये आपने सुना होगा लाइन। तो एप्पल खाने से मैलिक एसिड पाया जाता है, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर करता है और हमारी इम्यूनिटी क्या करेगा, स्ट्रांग करता है। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड, तो जो सिट्रिक एसिड होता है ये आपका सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जिसमें आपका आ जाएगा लेमन, आ जाएगा लेमन में, ऑरेंज में, ये आपका जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा और बहुत सारे एसिड है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, सक्सेनिक एसिड होता है। तो उसमें कौन किसके क्या क्या सोर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको याद करना है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में पाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड होता है गेहूं में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। तो ये आपको याद करना है, इससे भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और सारे एग्जाम्पल जो ये नेचुरल एसिड के, प्राकृतिक एसिड के हैं, ऑर्गेनिक एसिड के हैं, जिसको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी SCT इज नॉट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच द फॉलोइंग एलिमेंट्स।
तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो बायोलॉजी का है, लेकिन फिर भी आ गया तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में दौड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं, कह रहा स्टेम सेल थेरेपी जो है किसमें किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए एससीटी खुद ही अपना बोल रहा है, स्टेम सेल थेरेपी खुद ही बोल रहा है, सेल थेरेपी इसी से बना हुआ है, सेल थेरेपी। तो सेल थेरेपी का मतलब होता है ये क्या करेगा, जो टिश्यू डैमेज है, टिश्यू डैमेज को क्या करेगा, केयर करने का काम करता है, उसकी केयर करता है, यानी जो टिश्यू डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने का काम करता है कौन, एससीटी सेल थेरेपी जो होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है किडनी, देखा किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ठीक है, कैंसर, ब्रेन इंजरी, तो ये जो तीनों बताए गए हैं, किडनी हो गया, कैंसर हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, इन सब में क्या होता है, किडनी जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो किडनी को जब ट्रांसप्लांट किया तो उसमें टिश्यू कुछ डैमेज हुए हैं तो उनको रिपेयर करना होता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। कैंसर में सारा कहानी टिश्यू का ही होता है, ठीक है, तो उसमें भी जो है इसका थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्रेन इंजरी, अब ब्रेन इंजरी जब हो जाती है तो उसमें सेल में कुछ डैमेज हो गया है, भाई ब्रेन इंजरी में सेल का डैमेज, तो उसको रिपेयर करने, इसको करने के लिए CSCL का इस्तेमाल करते हैं, सीटी का। अब विजन इंपेयर्ड देखिए, तो जो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि विजन इंपेयर्ड का मतलब होता है कि आंख की समस्या, तो आंख के लिए इसमें आपको, इसके लिए आपका आप चाहे आप लेंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो और अदर मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, एससीटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आयोडीन, आयोडीन I2, HI, HI4 और ICL, इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर के करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो देखो भाई I2, तो I2 जो है यहां पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो I2 यहां पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर से क्या होगा 0। फिर निकालता हूं HI, I का निकालना है, देख लें ध्यान से, HI इक्वल टू 0, हमको I का निकालना है, तो I इक्वल हो जाएगा, इसका होता है 1 प्लस I इक्वल टू 0, तो I का आ गया कितना -1। फिर HiO4 देख लीजिए, HiO4 किसका निकालना है, इसमें निकालना है हमको I का, तो ये हो गया 1, I का निकालना है, O का होता है -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, 0, तो हो जाएगा 2 4 जा 8 -1, तो I का आ गया कितना 7 आ गया। बचा कौन, ICL, ICL इक्वल टू 0, तो I का निकालना है, तो I का होता है, I का तो निकालना हमें I में रख लेंगे, CL का होता है -1 और रह गया +1, तो इसका आ गया +1। अब भैया ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, सबसे पहले 0, तो सबसे पहले I2 आ जाएगा, फिर सॉरी पहले 0 से बड़ा छोटा कौन सा -1, यानी पहले HI, तो पहले HI आ जाएगा क्योंकि -1 में आता है ना, -1 निकल के आया है, फिर -1, इसलिए इसका फिर आया 0, फिर उससे बड़ा क्या आया, फिर उससे बड़ा आया हमारा क्या +1, यानी हमारा आ गया ICL, और उससे बड़ा फिर कौन आया, ये HiO4, उससे बड़ा कौन है, HiO4 आया है, क्योंकि इसका आया है 7, इसका आया है 1 +1, इसका ये ऑर्डर हो गया HI, I2, ICL, HiO4, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, उसके लिए आपको किसकी कितनी वैलेंसी है वो पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो बात करते हैं फर्टिलाइजर की बात की गई है, तो देखो फर्टिलाइजर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में जो होता है वो आपका लाइव स्टॉक या एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट या म्युनिसिपल स्लेज, यानी जो आपकी गंदगी वगैरह होती है ना, जो म्युनिसिपल कम्युनिटी जो है, नाले वगैरह जो कचरा होता है उससे, तो इससे जो आपका खाद बनता है, फर्टिलाइजर बनता है। तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो पता है कि भैया, इतना तो सबको पता है कि खेतों में इस्तेमाल करते हैं,
जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, अनाज की पैदावार ज्यादा हो। तो लाइव स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, म्युनिसिपल स्लैश से जो भी फर्टिलाइजर बनता है, आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है, ये हमारे खेतों को नुकसान नहीं करता है, नेचुरली हमारे लिए अच्छा होता है। इनऑर्गेनिक ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं। इनऑर्गेनिक में कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर और पोटैश, एनपीके फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, पोटैश फर्टिलाइजर और फॉस्फेट फर्टिलाइजर और पोटैश फर्टिलाइजर। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। तो देखिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस में आपके कौन कौन से आते हैं? नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होते हैं, नाइट्रेट होंगे, या फिर जो नाइट्रोजनस होते हैं वो आते हैं, जनस वो होते हैं, या फिर एमाइड फर्टिलाइजर जो होते हैं, एमाइड, या फिर अमोनियम फर्टिलाइजर जो होते हैं, अमोनियम। तो जिसमें अमोनियम लगा हो, जिसमें अमाइड लगा हो, वो सब हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं। या नाइट्रेट हो, या अमाइड हो, या फिर अमोनियम है। देखिए नाइट्रेट लगा है तो ये आपका हो गया, ठीक है, मतलब ये फर्टिलाइजर में आता है। कैल्शियम साइनामाइड एमाइड फर्टिलाइजर ये भी आता है। ये यूरिया आपका नाइट्रोजनस में आता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CONH2। तो ये भी कैल्शियम साइनामाइड एमाइड फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनस का। यूरिया NH2 लगा हुआ है आपका, ये भी एमाइड फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनस का। और नाइट्रेट, ये भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के एग्जांपल, नाइट्रेट, एमाइड और अमोनियम, ये तीनों जो हैं आपके और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, दैट इज कैल्शियम CaCN2 CN का होल ट्वाइस, ये आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा आपका ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ए ऑप्शन इज करेंट, सही है। कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन से CaCN2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फ्लिंट ग्लास इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्लिंट ग्लास किससे बना होता है, ठीक है, किससे पूछ रहा है, किससे बना होता है फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास का भी मैंने यूज आपसे डिस्कस किया था कि फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस चीज के लिए। फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, इसलिए इसका टेलीस्कोप बनाने के लिए, ठीक है, और इसका जो कहते हैं कैमरा बनाने के लिए, ठीक है, और वहां पे इस्तेमाल इसका किया जाता है फ्लिंट ग्लास का, ठीक है। यानी ग्लास से रिलेटेड जो आपका कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन सब चीजों के लिए फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ अब पूछा गया है कि बना किसका होता है, तो देखो बेरियम ये बोरोसिलिकेट ग्लास बात कर रहा है, बोरोसिलिकेट, तो ये तो फ्लिंट ग्लास कहना है, तो बोरोसिलिकेट हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहां भी बोरोसिलिकेट आ गया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्योर सिलिका एंड जिंक ऑक्साइड, तो जहां प्योर सिलिका होती है, प्योर सिलिका से आपका जो होती है क्वार्ट्ज या प्योर सिलिका होती है, वहां पे वो रेनफोर्ड ग्लास के अंदर आ जाएगा, तो ये इसमें नहीं होगा। द आंसर इज सैंड। तो सैंड प्लस आपका लेड, सैंड प्लस लेड और आपका पोटेशियम कार्बोनेट KNO3, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, आपको फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए यहां पे अभी हमने इसको 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 20 क्वेश्चन में हमने सारे जो ऑप्शन है वो हैं या नहीं, क्यों नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ऑप्शन वो है तो क्यों है और 3 वो नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैंने 20 क्वेश्चन कवर किया है, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, 20 इंटू 40 अगर देखा जाए, 20 इंटू आपका 4 कर देंगे तो 80 क्वेश्चन लगभग आपका यहाँ पे तैयार करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप इसको रिवीजन करते हैं अच्छे से तो मैं 100% इसकी गारंटी ले सकता हूं कि आपको एग्जाम में, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कंफर्टेबल महसूस करेंगे साइंस वाले पार्ट में। तो ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के डिस्कस करूंगा जो आपके लिए एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एमएनएस के लिए, सीएपीएफ के लिए फ्रूटफुल होंगे। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।